ग्लोबल यूनिवर्सिटीज जो हैं इनको काफी हम फॉलो करते हैं एंड कहीं ना कहीं इंडिया में एजुकेशन काफी हायर एजुकेशन लोग परस्यू करते हैं, बट वी आर स्टिल इंडियन यूनिवर्सिटीज वी लैग बिहाइंड द ग्लोबल यूनिवर्सिटीज। इसका क्या रीजन है? देखिए, इसका जो हमारा पूरा सिस्टम था वो सिस्टम ये था कि क्योंकि ये वेलफेयर स्टेट है और यूनिवर्सिटीज में जो सरकारी हेल्प थी वो बहुत बड़े लेवल पे थी। आपने बीच बीच में कभी सुना होगा कि जेएनयू में, आप जेएनयू के कैंटीन गए होंगे, आज तो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले 2-3 रुपए में आप वहाँ पूरा खाना खा लेते थे और बहुत ही सब्सिडाइज्ड, हाई सब्सिडाइज्ड रेट पे जेएनयू था। वो होने भी चाहिए संस्थान, क्योंकि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हायर एजुकेशन को, उनके लिए कोई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जरूर होना चाहिए। और वो एक उदाहरण भी बना कि बहुत सारे बच्चों ने वहाँ से एजुकेशन ली और बहुत बड़े बड़े पदों तक पहुंचे। लेकिन इसके साथ साथ ये जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है संस्थानों की कि आपकी रिसर्च कम्युनिटी के काम आनी चाहिए, उससे थोड़ा सा नुकसान ये हुआ कि हम लैब तक सीमित हो गए कि मुझे रिसर्च करनी है, मुझे अच्छे रिसर्च पेपर छापने हैं। अगर मैंने पब्लिकेशन सही कर दिया तो डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी कि आइदर यू पब्लिश और यू पेरिश। ये एक स्लोगन यूनिवर्सिटी कैंपसेस में रहा, तो हम उस दिशा की ओर बढ़ गए। हमने पेटेंट की ओर ध्यान नहीं दिया। चाइना से जब हमारी तुलना की जाती है तो हम बहुत पीछे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में हैं। कुछ उसका रीजन मुझे लगता है कि हम लोगों का बड़ा ओरल ट्रेडिशन सा रहा कि मुझे कोई ज्ञान है, मेरी दादी को, मेरी नानी को, वो ज्ञान आगे की पीढ़ी को ओरल फॉर्म में पहुंचाती गई। और हमने कभी, जैसे आप में हल्दी के लिए सुना होगा, टर्मरिक में हमारी यूएस के साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उन्होंने टर्मरिक के हजारों पेटेंट कर डाले कि अगर इसको पिए तो लीवर में क्या होता है, फिर यहाँ क्या होता है, फिर लंग्स पर क्या फर्क पड़ता है, और सबको पेटेंट करते चले गए, जिसमें भारत सरकार ने अपना एक प्रोटेस्ट भी रखा है कि टर्मरिक के सारे जितने पेटेंट हैं ये हमारी नॉर्मल ट्रेडिशनल लाइफ में फॉलो होते हैं। और ओल्ड एज ट्रेडिशंस में टर्मरिक, हमारे तो विवाह में ही हल्दी होती है, तो वो एक हमारे वेदा में ट्रेडिशन से जुड़ी हुई चीज है। तो हम लोग इसमें लिखित में, कॉपीराइट में बहुत पीछे छूटते चले गए। लेकिन अब आपने सुना होगा कि ये लास्ट नैक का जो हमारा एक्रेडिटेशन है और असेसमेंट है, ये असेसमेंट ये लास्ट है। जिन लोगों ने जमा कर दिया उन्हीं का असेसमेंट हो रहा है और पूरी रिवैम्पिंग चल रही है। राधाकृष्णन कमेटी इसके लिए बैठी है और मुझे यहाँ पे शेयर करते हुए अच्छा लग रहा है कि इस पूरे रिफॉर्म्स में जो स्पेशली असेसमेंट का रिफॉर्म है कि क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, क्या पैरामीटर होंगे, क्या वर्टिकल होंगे, करिकुलम कैसे डिजाइन होगा, रिसर्च कैसे की जाएगी, एक नेशनल लेवल की कमेटी बनी है और उसमें मैं भी एक मेंबर हूँ। तो मैं वहाँ काम कर रही हूँ, तो मुझे समझ आ रहा है कि कितना बड़ा परिदृश्य बदलने वाला है। अब आपके बेसिक एक एक्रेडिटेशन और एक लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और जो आपका प्रश्न था लेवल 5, वो इंस्टीट्यूशन होंगे जिनका ग्लोबल इम्पैक्ट होगा। इतना इजाद करना पड़ेगा जो आसपास की कम्युनिटी तक तो आए। हम कहते हैं पहाड़ में ये नहीं है, पहाड़ में वो नहीं है, इसलिए पलायन हो रहा है, लेकिन वो ड्यूटी किसकी है? वो संस्थानों की है। उत्तराखंड के संस्थानों की तो है ही, बाहर भी संस्थानों की ड्यूटी है कि उनका जीवन थोड़ा ठीक किया जाए। आपने देखा होगा एक ट्रैक्टर जैसा हम आजकल पहाड़ में चला रहे हैं और रुड़की आईआईटी ने उसमें बहुत मदद की है। तो ये संस्थानों की ड्यूटी होती है कि जो कम्युनिटी है हमारी, सब लोग तो यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे नहीं, कुछ खेती करेंगे, कुछ एग्रीकल्चर, कुछ हॉर्टिकल्चर करेंगे, उनका जीवन कैसे ठीक किया जाए कि वो अपनी ही जगह में रहें, लोकेशन ना बदलें, पलायन ना करें, अर्बनाइजेशन का और वर्स इम्पैक्ट हम पे ना आए। इसके लिए जरूरी है कि हमको जो फ्रिंज में कम्युनिटीज रहती हैं, मार्जिन में कम्युनिटी रहती हैं, उनकी ओर ध्यान देना है। और ये मुझे एज ए वाइस चांसलर लगता है कि ये हमारे रिसर्चर की और हमारी लैब्स की और हमारे क्लासरूम्स की ड्यूटी है कि हम वो उनके प्रति सेंसिटाइज्ड हो। सबको एक ऑफिस जॉब, ये तो लगभग असंभव हो चुका है कि आपको ऑफिस जॉब मिलेगा, आप भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। सो यू हैव टू क्रिएट अ स्पेस फॉर यू एंड नॉट ओनली फॉर यू बट 3-4 पीपल्स ऑल्सो। कम से कम आप 10 लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, तो आप कैसे इसको ज्यादा अप स्केल कर सकते हो, कैसे बढ़ा सकते हो, यह आप पे डिपेंड है। लेकिन
आपको आप बनाने के लिए, अंकिता को अंकिता बनाने के लिए इंस्टीट्यूशन का इसमें बहुत योगदान है कि वो उसकी स्किल को कैसे बढ़ाएं और कैसे उसको इस ओर प्रेरित करें कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करे और लोगों को जो थोड़ा सा स्किल्ड तो हैं लेकिन उस लेवल के नहीं है उनको अपने साथ जॉब देके स्किल्ड करे। ये जब मल्टीप्लाई होगा तब आप इस 1.5 अरब की आबादी के देश में ये समझ पाएंगे कि 2047 तक जो एक सपना देखा जा रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विकसित भारत का, तब आप इसको विकसित, विदाउट यूथ, विदाउट देयर स्किल, विदाउट देयर एम्प्लॉयमेंट, ये एक बेमानी होगा ये कहना कि हम विकसित हो रहे हैं। हमें सबकी हैंड होल्डिंग करनी है और सबको साथ लेके चलना है। इनोवेशन की बात जैसे आपने बोला, ग्लोबल इनोवेशन की एरा में हम लोग रह रहे हैं अभी, एंड इंडिया में रिसर्च पे हमारी जीडीपी का सिर्फ 0.7% आज के डेट में खर्च होता है। क्या आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से इसमें थोड़ा सा और बूस्टअप हो जाए एंड एकेडमिक सिस्टम ने बोला एकेडमिया एंड इंडस्ट्री दोनों का कॉम्बिनेशन अगर इसका एड अप हो जाए तो क्या रिसर्च एंड इनोवेशन, रिसर्च की क्वालिटी स्पेशली इंडिया में चेंज होगी, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आएगा ग्लोबली? अगर आप यूरोप और अमेरिका का सिस्टम देखें तो वहां जो रिसर्च होती है वो बहुत ही रिगरस, बहुत ही ड्रिलिंग होती है और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं होती, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनना उनको, इस पे बात होती है कि वो कौन सा एम्प्लॉयमेंट करेंगे, वो किसके लायक बन चुके हैं। इसके कॉन्ट्रेरी हमारे देश में आप इंडस्ट्री में भी देखो, जो उनका लास्ट लेडर ऑफ जॉब है जिसको आप ग्रुप डी कहते हैं, ग्रुप सी कहते हैं, वहां हमारा पीएचडी का बच्चा काम कर रहा है या वहां हमारा एमएससी का बच्चा काम कर रहा है, जिसको उनके फर्स्ट लेडर में काम करना चाहिए था वो लास्ट लेडर पे काम कर रहा है। तो हमारा जो डिमांड और सप्लाई का रेशियो है वो बड़ा गड़बड़ा रखा है। उसके लिए भी संस्थानों को मैं रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ। यूनिवर्सिटीज का अभी सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है, क्या आप लोग फेस करते हैं चैलेंज इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, स्टूडेंट और एनी पर्सपेक्टिव? जो सबसे बड़ा चैलेंज है, मुझे लगता है पहले ऐसा लगता था कि फाइनेंस शायद सबसे बड़ा चैलेंज है, मुझे ये लगता है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स का पता हो, आप अपने स्टैंडर्ड को उस लेवल तक ला सकें और पूरा एक टीम वर्क में काम कर सकें। मेरी अपनी व्यक्तिगत ये कोशिश रहती है कि मैं इन चीजों को, वाइस चांसलर की जो चेयर है उसको मैं प्रोटोकॉल में नहीं बांधना चाहती कि एक प्रोटोकॉल है कि मैं केवल हेड से मिलूंगी या मैं केवल डीन से मिलूंगी, वो मेरे स्वभाव में भी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो टीचर्स की ट्रेनिंग है, क्योंकि आपको एक स्किल्ड यूथ को देना है। अगर आप ही पे स्किल नहीं है तो आपने उसको स्किल्ड कैसे करना है? क्या आप स्किल एनहांसमेंट के पेपर को केवल एक थियरी तक पढ़ा रहे हैं? फैकल्टी क्वालिटी। और मुझे हमेशा लगता है कि कोई भी वाइस चांसलर जो रिक्रूटमेंट करता है, अगर वो एक काम ये कर दे कि रिक्रूटमेंट को क्वालिटी तक बेस कर दे, मतलब ये मान ले कि मुझे क्वालिटेटिव रिक्रूटमेंट करने हैं, तो रिक्रूटमेंट एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहां चूक हो गई तो फिर आप संस्थान में आप बिल्डिंगें बनाते रहिए, बिल्डिंगों से कुछ नहीं होगा। अगर जो फैकल्टी वहां पर है पढ़ाने वाली, अगर उस पे वो कैपेसिटी नहीं है तो आप बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे उस संस्थान। So right recruitment of the resources is important. Yes.